आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक मॉडल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को कवर करता है। बच्चों नोटबुक और पेन लेकर रेडी रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम मूड की बात करते हैं, मोडालिटी की बात करते हैं, भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बच्चों इंग्लिश में ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉडल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। आपने वर्ब्स के बारे में सुना होगा। वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज जो कि 11 होती हैं एंड मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि 13 होती है। अब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में ये 13 होती हैं, जिसमें हम मूड की बात करते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, did not and dare not। बच्चों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 13 मॉडल्स का अध्ययन करना है। अब हम ये बात करते हैं कि मॉडल्स आखिर हैं क्या, इसमें स्पीकर क्या कहना चाहता है, कौन से भावों को व्यक्त करता है, उसका कौन सा मूड हमें प्रतीत होता है। देखिए, कमांड, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, जिसे हिंदी में आप आदेश, निश्चितता, दायित्व, कर्तव्य, अनिवार्यता, संभावना, योग्यता और सम्मति के नाम से जानते हैं। बच्चों हमने आपके लिए कुछ टिप्स निकाली हैं, जिनको आप यदि ध्यान से पढ़ें, नोट डाउन कर लें तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। देखते हैं। देखो, इन वर्ब्स के साथ हम मेन वर्ब का यूज़ हमेशा करते हैं और मेन वर्ब के पहले ही मॉडल्स का यूज होता है। सेंटेंस देखो, आई कैन राइट अ पोयम, यहाँ पर राइट क्या है, मेन वर्ब, उससे पहले कैन का यूज हुआ है। बच्चों इन वर्ब्स के साथ एस, ईडी और आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, ही कैन्स राइट अ पोयम, यह वाक्य गलत है। क्यों? यहाँ पर कैन्स हमने लगा दिया है, परंतु ही कैन राइट अ पोयम यह वाक्य सही है। इन वर्ब्स के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, ही कैन डू दिस, हमने यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया है। इन वर्ब्स पर सब्जेक्ट के नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, ही कैन लर्न अ पोयम इन अ डे, दे कैन लर्न अ पोयम इन अ डे। यहाँ पर ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है, परंतु दोनों के साथ कैन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको डैश मिले यानी रिक्त स्थान मिले तो मे, वुड और शैल का प्रयोग होता है। कभी कभी कैन भी लग सकता है, परंतु आपको सेंटेंस का मूड पहचानना होगा। देखो, मे आई गो, वुड यू लाइक सम टी, शैल आई लीव। तो यहाँ आपने देखा कि हमने 13 में से कट शॉर्ट करके आपको थोड़ा कम कर दिया है। नेक्स्ट देखो कि सेंटेंस के शुरू में यदि रिक्त स्थान आपको मिले, जैसे कि यहाँ है, तो वुड का प्रयोग हो सकता है। अब कैसे? वुड यू लाइक सम टी, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिला है लाइक। जब भी सेंटेंस में इस तरीके से आपको लाइक वर्ड मिले तो आपको वुड पुट करना है। वुड यू लाइक एन एप्पल, सेम, मुझे लाइक मिला और मैंने वुड का यूज किया है। अब हम यहाँ विल और शैल की बात करते हैं। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो आपके साथ में डिस्कस किया था कि आई और वी के साथ टेंसेस में शैल का प्रयोग होता है, परंतु मॉडल्स में विल का प्रयोग होता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ टेंस में विल का प्रयोग होता है
परंतु मॉडल्स में शैल का प्रयोग होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल्स में हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और थ्रेट की यानी धमकी की बात करते हैं, दृढ़ निश्चय की बात करते हैं, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो यहाँ क्या है? धमकी। आई विल कम टू योर हाउस ऑन मंडे, मैं तुम्हारे घर मंडे को आऊँगा, तो यहाँ पर क्या है? उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। बच्चों, विल और शैल का यूज़ आपको आना ही चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, यदि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आपको बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल होना होगा और सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट वुड में छुपी होती है। वुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ आप पैसे मांग रहे हैं तो वुड का यूज़ किया है। वुड यू गिव मी योर बुक, यहाँ पर आप बुक मांग रहे हैं तो हमने वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सेंटेंस में सजेस्टेड, प्रपोज्ड मिले, उसके बाद में टू मिले और समबडी हो, उसके बाद में दैट हो, फिर सब्जेक्ट लगा हो, तो शुड का प्रयोग होता है और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं, I suggested to मोहित that he should go. यहाँ पर suggested to था, फिर मुझे ये somebody मिल गया, that मिला और मैंने should का प्रयोग किया है। Her doctor suggested that she should reduce her working hours and do more exercise. यहाँ पर भी suggested मिला, that मिला, तो should का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, यदि फ्यूचर के साथ एम या उद्देश्य की बात हो तो आपको मे का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखो, शी विल वर्क हार्ड सो दैट शी मे पास, तो उसका उद्देश्य क्या है कि उसे क्या करना है? वर्क हार्ड किस लिए करना है? क्योंकि उसे पास होना है, तो उसका उद्देश्य यहाँ पर निश्चित है। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास। यहाँ पर बच्चों एक वर्ड दिया है, इन ऑर्डर दैट। यदि आपको सेंटेंस में ये मिलता है तो अक्सर मे का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी फ्यूचर के एम की बात हुई है, किसी उद्देश्य की बात हुई है, तो हमने मे का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, यदि पास्ट टेंस हो, उसके साथ सो दैट लगा हो या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग किया गया हो तो माइट लगेगा। माइट मे का ही पास्ट फॉर्म है। ही वर्कड हार्ड सो दैट, ये भी हो सकता है, इन ऑर्डर दैट भी हो सकता है। ही माइट पास, राइट? यानी आप ये वर्ड देखेंगे तो आपको मे या माइट में से कुछ चुनना होगा, परंतु मे फ्यूचर के साथ है और पास्ट के साथ माइट का प्रयोग होगा क्योंकि माइट मे का पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, नरेशन का सेंटेंस हो, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सुना होगा, तो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच की बात होती है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है, तो हम यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे और वुड का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्ज़ाम में ये वाक्य नरेशन का है, यह कैसे पहचाना जाए? बच्चों, बहुत इजी है। यदि सेड दैट लिखा हो, टोल्ड लिखा हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि यह वाक्य नरेशन का है और हमें माइट, कुड, वुड और शुड में से किसी का प्रयोग करना है, परंतु उससे पहले वाक्य के मूड को पहचानना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, ही सेड दैट इट माइट रेन। अब यहाँ पर आपने देखा ही सेड दैट, तो सेड दैट से मुझे आइडिया लग गया कि यह वाक्य नरेशन का है और रेन की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो मैंने माइट का प्रयोग किया है। बच्चों, कैन आपका फर्स्ट मॉडल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा नोट डाउन करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। देखो,
कैन का स्पेलिंग किससे शुरू हो रहा है? सी से। तो इसमें बात भी कैपेसिटी की होती है, कैपेबिलिटी की होती है। यानी हम इसमें स्किल की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं। हिंदी में देखा जाए तो क्षमता, दक्षता और योग्यता। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन लर्न अ पोएम इन अ डे। मैं एक दिन में एक पोएम याद कर सकता हूँ, राइट। आई कैन लिफ्ट 4 kg एट अ टाइम। मैं एक समय में 4 किलो वजन उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर उसकी योग्यता, क्षमता और दक्षता की बात हो रही है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं परमिशन की। बच्चों, परमिशन की बात में भी होगी, तो हमें ये समझ लेना होगा कि कैन का यूज़ हम कब करेंगे। परमिशन तो हम ले सकते हैं, परंतु अपने दोस्तों से या अपने से छोटों से। जैसे कि आप कहते हैं मुझे बुक देना, तो ये क्या है? आप अपने छोटों से कहते हैं। तो यहाँ पर भी समझिए कि भाव क्या है? अपने से छोटों से आपको परमिशन लेनी है। जैसे कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इस तरह के भाव आप अपने से बड़े से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम अपने से छोटों से बात कर रहे हैं, राइट, या अपने दोस्तों से। यू कैन लिव इन माई हाउस, यहाँ पर भी समान भाव प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी मीन्स अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र, किसी के पास पद होगा तो अधिकार होगा, तो आप इसे पद से भी वहाँ पता लगा सकते हैं। देखो सेंटेंस में, द प्रिंसिपल कैन एक्सपेल एनी स्टूडेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो प्रिंसिपल के पास अधिकार है, तो हमने कैन का यूज़ किया है। द मैनेजर कैन डिसमिस एनी एम्प्लॉय। यहाँ पर भी मैनेजर के पास अधिकार है, तो कैन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी संभावना वाले वाक्य। बच्चों, इनको हम एग्जाम में इफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू रिक्वेस्ट, बॉस कैन हेल्प यू। यहाँ पर कंडीशन है, पहली तो यह है कि आप रिक्वेस्ट करो, और दूसरा ये है कि बॉस मदद कर सकते हैं, हो सकता है वो ना भी करें, कोई कंपल्शन नहीं है। इफ ही ट्राइज ही कैन अचीव इट। यदि वो ट्राई करता है तो वो अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर भी इफ का प्रयोग हुआ है, जो कि कंडीशनल सेंटेंस की व्याख्या करता है। यहाँ हम टू एक्सप्रेस प्रेजेंट थियोरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं और सामान्य संभावना की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। यहाँ पर एक सामान्य सी बात है कि किसी से भी गलती हो सकती है। वन कैन लर्न बाय मिस्टेक्स। कोई भी अपनी गलतियों से सीख सकता है। तो क्या है? ये एक सामान्य संभावना है या व्यवहारिकता की बात है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस पजलमेंट और इम्पेशंस बाय इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कभी कभी हम सिचुएशन से बहुत घबरा जाते हैं, हमें बेचैनी हो जाती है और हम क्वेश्चन पुट अप कर जाते हैं। देखो एग्जाम्पल, वेयर कैन आई सिट, मैं कहाँ बैठूं? तो यहाँ यह भाव व्यक्त हुआ है कि आप गए, आपको जगह नहीं मिली, आप परेशान हो गए और आपने क्वेश्चन पुट अप कर दिया। व्हाट कैन शी मीन बाय दिस? यहाँ पर भी बेचैनी का भाव व्यक्त हो रहा है। बच्चों, अब कुड के बारे में पढ़ते हैं। कुड क्या है? कैन का पास्ट कुड। यहाँ पर वही सारी बातें होंगी जो कैन में हुई हैं, परंतु भूतकाल के संदर्भ में। देखो, पास्ट कैपेसिटी, स्किल एंड एबिलिटी। भूतकाल की योग्यता, क्षमता और दक्षता को बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। यानी अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वाक्य में पास्ट को बताने वाला कोई न कोई शब्द अवश्य होगा। देखो, इन माई चाइल्डहुड आई कुड लर्न अ पोयम इन अ डे। मेरे चाइल्डहुड में, बचपने में, यह शब्द पास्ट को डिनोट करता है।
तो हमने कुड का प्रयोग किया है। आपको ध्यान होगा कैन में भी हमने यही वाक्य लिया था, परंतु यहां से, राइट। नेक्स्ट देखो, While I was in Udaipur, I could write a story in a week. जब मैं उदयपुर में था, तो यहाँ पर भी was past को डिनोट कर रहा है, तो हमने could का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो polite request। बच्चों could और would दोनों ही polite request के लिए यूज़ किए जाते हैं, परंतु एग्ज़ाम में आपको पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस मिले तो आपको वुड प्रिफर करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, कुड यू प्लीज शट द डोर, भाई आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक रिक्वेस्ट है। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, आप म्यूजिक डाउन कर सकते हैं। कुड आई हेल्प यू, मैं मदद कर सकता हूँ। कुड यू लेंड मी योर कार फॉर 1 hour, तो यहाँ पर क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है। कुड आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर 1 minute, तो मुझे लगता है कि आपको पोलाइट रिक्वेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, परमिशन इन पास्ट। परमिशन के लिए हम मे का यूज़ भी करते हैं और कैन का यूज़ भी करते हैं। देखो, आई कुड गो एनीवेयर इन अमेरिका बाय रोड ड्यूरिंग माई यंग एज। यहाँ पर यंग एज की बात हुई है, यानी पास्ट। जब स्पीकर कहता है कि वह अमेरिका में कहीं भी जा सकता था बाय रोड, तो यहाँ पर क्या है, एक हिडन परमिशन है, उसे कहीं भी जाने की परमिशन थी। जब वो यंग एज में अमेरिका में था तो बाय रोड कहीं भी जा सकता था। We could go to see tennis match on Sunday in our student life. यहाँ पर student life past को बताता है, तो यहाँ पर भी परमिशन है कि वो टेनिस मैच देखने को संडे को जा सकते थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एबिलिटी इन अनरियल कंडीशन और पॉसिबिलिटी। आकस्मिक संभावना, योग्यता अवास्तविक स्थिति में। एग्जाम्पल देखो, इफ शी हैड मोर मनी शी कुड बाय अ न्यू कार। यहाँ पर इफ आपको संभावना व्यक्त करता है, तो क्या है सेंटेंस, इफ शी हैड मोर मनी, यदि उसके पास ज़्यादा पैसे होते। शी कुड बाय अ न्यू कार, वह नई कार खरीद सकती थी। तो बात किसकी है, पास्ट की भी है और संभावना की भी है, परंतु ये ध्यान रखना अनरियल कंडीशन, पैसे थे नहीं, हमने ये सिर्फ सोचा है। इफ मीरा वन अ लॉटरी शी कुड लिव लग्जरियस लाइफ। यहाँ पर भी हमने इफ क्लॉज देखा है और मीरा को लॉटरी लगी नहीं है, यदि उसे लॉटरी लग जाती तो, यानी कंडीशन हो गई, और वो भी कौन सी है, अनरियल कंडीशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नरेशन में यानी इनडायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर हम कैन का पास्ट कुड लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर बच्चों सेड दैट पास्ट को भी बता रहा है, सेड और सेड दैट मिलकर के इनडायरेक्ट स्पीच को बता रहे हैं, तो हमें पास्ट ही लगाना होगा, तो कुड का प्रयोग होगा। सीता सेड दैट शी कुड स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पर भी सेड दैट इनडायरेक्ट स्पीच, तो कैन का पास्ट कुड, क्योंकि बात किसकी हो रही है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, राइट, और वो भी पास्ट में। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कैन और कुड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से नोट डाउन करा होगा। अब हम मे की बात करते हैं। मे का यूज़
परमिशन के लिए होता है, जो आप हमेशा करते आए हैं। मे आई कम इन मैडम, मे आई गो मैडम, तो ये क्या है? परमिशन है। परंतु अपने से बड़ों से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। यार दोस्तों से और छोटों से परमिशन लेनी हो तो कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मे आई कम इन, मे आई हेल्प यू मैडम, यू मे बाय सम टॉयज इफ यू वांट। तो यहां पर परमिशन की बात हुई है, इसलिए हमने मे का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो पॉसिबिलिटी यानी संभावना। बच्चों ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मे में भी हम संभावना की बात करते हैं और माइट में भी हम संभावना की बात करते हैं। मे की संभावना पॉसिबल है, परंतु माइट की संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करती है। एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो वह पास होगा, मे लगेगा। परंतु एक बच्चा इंटेलिजेंट है वो फेल होगा, या हम माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, ही मे कम टुडे, पक्का नहीं है, एक संभावना है कि वह आज आ सकता है। देयर आर क्लाउड्स, इट मे रेन टुडे, तो क्या है? क्लाउड्स है, तो संभावना किसकी है? बारिश के होने की। तो हमने क्या लगाया है? मे। इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास होगे। तो यहां पर भी क्या है? एक संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हम बात करते हैं पर्पस की, यानी उद्देश्य। एग्जाम्पल देखो, वी वॉक सो दैट वी मे लिव अ फिट लाइफ। यहां पर हम वॉक क्यों कर रहे हैं? एक फिट लाइफ लेने के लिए। तो यहां पर हमारा उद्देश्य है कि हम एक फिट लाइफ में जीना चाहते हैं, इसलिए हम वॉक कर रहे हैं। आप इतना ट्रांसलेशन में ना भी जाएं तो भी आप सो दैट से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो यहां पर भी वो वर्क हार्ड क्यों कर रहा है? उसका एक उद्देश्य है कि उसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विश, ब्लेसिंग, होप। आपके टीचर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा। देखो एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि जब विश और ब्लेसिंग की बात होगी तो हमें मे का यूज करना है। अब हम माइट की बात करते हैं। माइट मे का पास्ट माइट होता है। बच्चों इसमें वो सारे नियम आएंगे जो मे में थे, परंतु पास्ट टाइम के संदर्भ में, यानी भूतकाल में। यहाँ पर हम बात करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी की, परमिशन की, पर्पस की और होप की। परंतु पास्ट टाइम में संभावना, अनुमति, उद्देश्य किसमें? भूतकाल में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही माइट फेल। बच्चा क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है, तो वह पास होगा तो मे लगेगा, परंतु यहाँ पर फेल लिखा है तो बहुत दूर की संभावना हो गई, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। देयर आर नो क्लाउड्स, इट माइट रेन टुडे। भाई बादल तो है नहीं, तो बारिश की संभावना है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी, तो माइट का प्रयोग हुआ है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर इट माइट रेन। दिसंबर का महीना है तो रेन हो सकती है, हो भी सकती है, परंतु एक दूर की संभावना है, तो हमने माइट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, जिसमें हम असंतोष, ताड़ना और फटकार की बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, शी माइट कम टू ऑफिस वेल इन टाइम, यानी उसके देर से आने की आदत है, तो बॉस ने बड़े असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भाई हो सकता है कि वो टाइम से आ जाए, तो माइट का यूज हुआ है।
यू माइट पे अ लिटिल अटेंशन टू योर हेल्थ। तो यहाँ पर भी असंतोष व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन नरेशन। बच्चों, नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो मे का पास्ट क्या है? माइट। आप सेंटेंस देखो, ही सेड दैट इट माइट रेन हैविली। तो यहाँ पर सेड दैट से हमें पता चल गया कि यह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो मे का पास्ट माइट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात भी हुई है। He told that he might buy 2 big houses। तो यहाँ पर भी रिमोट पॉसिबिलिटी की बात भी है और बाहर भी told लगा है, that लगा है, तो might का प्रयोग होगा। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको might का यूज़ आ गया होगा और may भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। अब हम shall की बात करते हैं। शैल यानी कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हमने शुरू में जब टिप्स की बात करी थी तो भी आपको कहा था कि हम आई और वी के साथ टेंसेस में शैल का प्रयोग करते हैं, परंतु मॉडल्स में विल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम टेंसेस में विल का प्रयोग करते हैं, परंतु मॉडल्स में शैल का प्रयोग करते हैं। देखो, शी शैल नॉट डू इट अगेन, यहाँ पर कमांड है तो क्या लगाया है? शैल। यू शैल गेट योर शेयर, यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है तो शैल का प्रयोग हुआ है सेकंड पर्सन यू के साथ। He shall be punished for his misbehavior, यहाँ पर धमकी है तो ही के साथ shall का प्रयोग हुआ है। He shall do it, तो अगेन हमने ही के साथ shall का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, परमिशन। Shall I close the door? Shall I go? Shall I sit here for some time? बच्चों, एग्जाम में यदि इस तरह का वाक्य आए या लीव भी लिखा हो तो आपको शैल ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, लीगल, क्वाजी लीगल और कमर्शियल। जब भी ये सारी बातें होगी तो शैल का प्रयोग होगा। देखो, एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू लिव, यहाँ पर लीगल बात हो रही है। The government executive directed that the company shall pay the loss, यहाँ पर हमने अर्ध कानूनी बात करी है। Every customer shall buy the products at his risk, यहाँ पर हमने कमर्शियल बात करी है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शैल का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम शुड के बारे में पढ़ेंगे। शुड क्या है? शैल का पास्ट शुड। शुड का हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए। बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि मस्ट का मतलब भी चाहिए और टू का मतलब भी चाहिए, परंतु यहाँ पर हम शुड की बात करते हैं तो चाहिए बहुत ही लाइट वेट में कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर हम ड्यूटी की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, यानी हमारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व, परंतु इसके साथ कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे कि देखो, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको पुअर की हेल्प करनी चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई लीगल दबाव नहीं है। यू शुड हेल्प द नीडी पीपल, यहाँ पर भी चाहिए, परंतु एक लाइट वेट में कहा गया सेंटेंस। यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए, परंतु यहाँ पर आपको कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है। आप नहीं भी करेंगे तो कोई लीगल कार्यवाही नहीं है। स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, यहाँ पर भी आपको अपने कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है, इसलिए हमने शुड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, एक्सपेक्टेशंस
या प्रोबेबिलिटी यानी उम्मीद, संभावना। दिस नॉवल शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो ये क्या है, एक संभावना व्यक्त की गई है कि भाई आपको क्या है, ये नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। वी शुड बी एट पोलो क्लब बाय 10 o'clock। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन कि हमें क्या है, पोलो क्लब पर 10 o'clock तक होना चाहिए। अब आपको शुड भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइस। बच्चों डॉक्टर क्या करता है, आपको एडवाइस देता है, राइट। देखो, यू शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड। यहाँ पर आपको एक सलाह दी गई है कि आपको सक्सेस लेना है तो वर्क हार्ड करना चाहिए। यू शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप योरसेल्फ फिट। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, एडवाइस, तो शुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर LEST लिस्ट, यदि आपको ये शब्द मिले तो शुड का ही यूज़ होगा। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर सिर्फ इस वर्ड को देखना है और शुड का प्रयोग करना है। You walk fast, least you should be late. Again the same rule, LEST least देखा और should का प्रयोग कर दिया गया। Will बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको ध्यान होगा कि जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो I और V के साथ shall का प्रयोग बताया था, परंतु मॉडल्स में I और V के साथ will का प्रयोग होता है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से आपके ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम इन्हें रूल्स में देखते हैं। देखिए, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जहाँ पर हम अपने बारे में पूर्णतः निश्चित होते हैं। बच्चों जाने अनजाने आप लोग आई के साथ में मॉडल का यूज़ करते आ रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल्स देखो, आई विल कीप माई प्रॉमिस, मैं अपने बारे में निश्चिंत हूँ कि भाई मैं अपना प्रॉमिस रखूँगा या रखूँगी, राइट। आई विल कम इन टाइम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से मैं टाइम से आऊँगी। वी विल फाइट टू द एंड, हम अंत तक लड़ेंगे। वी विल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे। तो बच्चों यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम हमारे बारे में बात करते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है तो आई के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, पॉसिबिलिटी प्रिडिक्शन, यहाँ हम ये समझेंगे कि क्या अनुमान और भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भविष्यवाणी वैसी नहीं है जैसा आप समझते हैं, यहाँ पर हम अनुमान की बात करते हैं, आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही विल नीड अ कार, उसे कार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये एक अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखो, ही विल नॉट रीच इन टाइम, वो समय से नहीं आ सकेगा। दैट विल बी माई लेटर, वो मेरा लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक अनुमान। इंडिया विल बी अ वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025, तो यह भी एक बहुत बड़ा अनुमान और भविष्यवाणी है कि इंडिया जो है 2025 में वर्ल्ड की सुपर पावर हो जाएगी। नेक्स्ट रूल समझते हैं। देखो, यहाँ पर हम इनविटेशन की बात करते हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स देखिए, विल यू हैव टी विथ मी, मेरे साथ आप चाय लेंगे, तो ये क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट। विल यू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करेंगे। विल यू हेल्प मी प्लीज़, तो यहाँ पर भी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आदतों की बात करते हैं। आदतें, हैबिट्स। देखिए, शी विल ओनली टॉक अबाउट हर डॉटर्स, हम किसी किसी की आदत से परिचित होते हैं, तो हमने क्या कहा, अरे वो तो सिर्फ अपनी लड़कियों के बारे में ही बात करेगी, राइट। शी विल प्ले अपॉन हर गिटार टिल इवनिंग, यहाँ पर भी हमें उसकी आदत के बारे में अंदाज़ा है कि वह शाम तक क्या करेगी, गिटार ही बजाएगी। ही विल डू हिज वर्क इन हिज मैनर, वह अपने तरीके से ही अपना कार्य करेगा।
शी विल नॉट राइट बाय हरसेल्फ बट बाय चीटिंग ओनली। यहाँ पर भी उसकी आदत का अंदाज़ा लग गया है, इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल समझते हैं, इन कंडीशनल क्लॉज टू शो एग्रीमेंट। बच्चों, कंडीशनल क्लॉज क्या होता है कि हमें एक शर्त दी हो पर हम उसे वाक्य में पहचानेंगे कैसे? बच्चों, आपको इफ़ मिलेगा जो कि कंडीशन को शो करता है। देखो, इफ़ यू विल फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड। यदि आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन दी गई है जो हमें इफ़ से आइडेंटिफाई हो जाती है। नेक्स्ट देखो, वी शैल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल कम फॉर कॉफ़ी। अगेन एक कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पर भी इफ़ लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फ्यूचर डिडक्शन या अजम्पशन, सपोजिशन, ऑब्जर्वेशन की बात होती है। इतना सारा ना भी याद कर पाए तो एक बात याद रखिए, भावी अनुमान। एग्जाम्पल देखो, दे विल हैव मच अम्यूजमेंट टुमारो इन द पार्टी। तो यहाँ पर भी एक अनुमान लगाया गया है कि वो कल की पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। शी विल कम बाय मंडे, आई थिंक सो। मैं सोचता हूँ कि वह मंडे तक आ जाएगी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पास्ट डिडक्शन विथ, ये ध्यान से देखिए, विल प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। बच्चों, इसमें आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से तो आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव यहाँ मिल रहा है, तो उससे पहले विल का प्रयोग होगा। देखो, शी विल हैव हर्ड द न्यूज़, उसने ये खबर सुन ली होगी। यू विल हैव रीच्ड द बाय 10 o'clock, राइट? तो यहाँ पर भी हमने क्या करा है, विल के बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म को डिनोट करा है और विल पुट कर दिया है। वेरी इजी मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर बात हुई है इच्छा और स्वेच्छा व्यक्त करने के लिए हमने विल का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएंगे। ये क्या है, विलिंगनेस, उनकी इच्छा। आई विल बाय अ कार फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए एक कार लूँगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वर्किंग कैपेसिटी, मैं अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, इच्छा का भाव है, इसलिए हमने विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम धमकी की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं। कभी कभी हम किसी को कहते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा, तो वहाँ क्या है, धमकी, तो आई के साथ विल का प्रयोग होगा। देखो, आई विल सी यू आउटसाइड द ऑफिस, मैं तुम्हें ऑफिस के बाहर देखता हूँ, राइट? आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद देखता हूँ। तो यहाँ पर धमकी का भाव था, इसलिए हमने विल का यूज़ किया। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विल का यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वुड के बारे में पढ़ेंगे। वुड क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट? अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुड और वुड दोनों का यूज़ हमने बताया है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में हो सकता है, परंतु वुड के साथ इच्छा भी जानी जाती है, राइट? और वुड बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। समझिए, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे प्लीज़? तो यहाँ पर क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू गिव मी योर नोटबुक प्लीज़, अगेन एक रिक्वेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, टू एक्सप्रेस वुड एज ए डिज़ायर, यानी इच्छा। एग्जाम्पल देखो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर मैंने उसकी इच्छा भी जाननी चाहिए है कि भाई क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे। वुड यू लाइक टू प्ले टेनिस, क्या आप टेनिस खेलना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर क्या जानना चाहा है, इच्छा। एग्ज़ाम में आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में आपको लाइक मिले तो इधर वुड ही लगेगा, राइट? इजी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, यदि वाक्य में लाइक टू है तो भी वुड ही लगेगा। कैसे? आई वुड लाइक टू से समथिंग, तो यहाँ पर क्या था, लाइक टू, तो वुड का यूज़ हुआ।
What would you like to have in dinner? तो यहाँ पर भी like to का यूज़ हुआ है, इसलिए हमने would लगाया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात हुई है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि हम वुड की जगह यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आदत को बताते हैं। सेंटेंस देखिए, इन माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात हुई है, इसलिए मैंने वुड लगाया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन, राइट, कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस अब तक आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। देखो, आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं परेशानी में हूं पर तुम नहीं समझोगे। इफ आई गेट 1 करोड़ आई वुड बाय अ बिग हाउस। यदि मुझे 1 करोड़ मिल जाए तो मैं क्या लूँगा? एक बड़ा मकान। तो यहाँ पर क्या है? कंडीशनल क्लॉज है और बहुत इजीली आइडेंटिफाई भी हो गया इफ से। She said that she would bring a novel for me. तो यहाँ पर भी हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है? अनरियल सिचुएशन का, कंडीशनल सेंटेंसेस में। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम किसी तीव्र इच्छा की बात करते हैं, और तीव्र इच्छा क्या होगी? देखो, आई विश आई वुड रीच इन टाइम। यहाँ पर बच्चों एग्जाम में यदि आपको विश मिले तो आप वुड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आई विश आई वुड परचेज अ बिग हाउस। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? तीव्र इच्छा की। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम वुड रादर या वुड सूनर की बात करते हैं। एग्जाम में इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। कैसे? आई वुड सूनर वॉक देन डू एनीथिंग हियर। एग्जाम में यदि आपको सूनर मिल जाए तो इधर आप वुड लगा सकते हैं। He would rather have left drinking। तो यहाँ पर भी एग्जाम में आपको rather मिल जाए तो इधर आप would लगा सकते हैं, राइट। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको would का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम must की बात करते हैं। must मीन्स चाहिए। बच्चों, should का मतलब भी चाहिए और ought to का मतलब भी चाहिए। हम इन सब बातों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मस्ट का अर्थ लीगल सेंस में होता है चाहिए, यानी आपको ये काम करना ही चाहिए, अदरवाइज एक पनिशमेंट छुपा हुआ होता है। जैसे कि यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आपको पता है ट्रैफिक रूल्स यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है? पनिशमेंट है। यू मस्ट बी इन टाइम। यहाँ पर भी आपको चाहिए तो कहा गया है, परंतु आदेशात्मक भाव के साथ साथ एक पनिशमेंट की छुपी हुई संभावना है। यू मस्ट फॉलो स्कूल रूल्स। ये आपको करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर चाहिए तो है, परंतु इन लीगल टर्म्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, लॉजिकल नेसेसिटी। यहाँ पर हम तर्कधारित अनिवार्यता की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ही अत्यधिक संभावना है। एग्जाम्पल्स देखिए, द लाइट्स आर ऑन, समबडी मस्ट बी देयर। भाई, लाइट लगी हुई है तो क्या अंदर कोई हो सकता है, तो एक तर्क है। तो ऐसे सेंस में हमने मस्ट का यूज किया है। इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, शी मस्ट बी लेट। तो यहाँ पर भी क्या है? एक तर्क दिया गया है, इसलिए हमने मस्ट का यूज किया है। योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरिड। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है, तुम्हारी मम्मी ज़रूर चिंतित हो रही होंगी। तो यहाँ पर भी चाहिए तो है, परंतु एक तर्क दिया गया है, इसलिए हमने मस्ट का यूज़ किया है, राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग सजेशन एडवाइस। आपको डॉक्टर क्या देता है? एडवाइस। वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है, राइट। यहाँ पर एडवाइस थोड़ी अलग सी है, समझिए। ही मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या है? भाव में थोड़ा दम ज़्यादा है कि उसे यदि फर्स्ट रैंक लाना है तो उसे वर्क हार्ड करना ही चाहिए। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर सो यू मस्ट गो टू अ हॉस्पिटल। भाई, आपको
फीवर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। यू मस्ट ड्राइव सेफली, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि हमने चाहिए तो यूज करा है, परंतु किस सेंस में? मजबूत परामर्श, राइट? मुझे लग रहा है आपको मस्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, पास्ट डिडक्शंस यानी भूतकालीन अनुमान। शी मस्ट हैव गॉट अ जॉब बाय दिस टाइम। यहाँ पर क्या है? हमने उसके भूतकाल को समझने का प्रयास किया है कि भाई उसे इस समय तक जॉब मिल जानी चाहिए थी। He went early, so he must have caught the bus. वह जल्दी चला गया था, इसलिए उसने बस पकड़ ली होगी, राइट? तो ये क्या है? पास्ट की हमने संभावनाएं बताई हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अजम्पशन कर रहे हैं यानी अनुमान, परंतु एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, या तो मस्ट बी होगा या मस्ट हैव बीन का यूज होगा। देखो, दिस बुक मस्ट बी वेरी पॉपुलर। ही मस्ट बी अ डॉक्टर। यहाँ पर बच्चों आपको एक भाव समझना होगा कि हम कहीं खड़े हों और किसी दूसरे की अपीयरेंस से हम अंदाज़ा लगाएं कि भाई ये तो डॉक्टर ही होना चाहिए, ये तो टीचर ही होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी टॉक्स वेरी प्राउडली, शी मस्ट बी एन एरोगेंट person. She spoke very fluently, she must have been an orator. तो बच्चों अब आपको must का यूज आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेमी मॉडल्स के बारे में। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? ये मॉडल्स तो होते हैं, परंतु इनका यूज हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कंस्ट्रक्शंस में करते हैं। इंग्लिश में ये 4 होते हैं: डेयर नॉट, नीड नॉट, ऑट टू एंड हैव टू, राइट? अब हम ऑट टू के बारे में बात करते हैं। ऑट टू का मतलब चाहिए। अगेन वही बात आ गई कि मस्ट का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए। बच्चों, जब ऑट टू के हम समापन की तरफ जाएंगे तो हम तीनों मॉडल्स को कंपेयर करेंगे, राइट? अभी पहले ऑट टू समझते हैं। देखो, इसका मतलब चाहिए है, यही मैंने आपसे कहा था। हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, मॉरल ड्यूटीज की बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। यहाँ पर एक भाव है कि शुड जो था उससे थोड़ा अधिक और मस्ट से थोड़ा कम। यू ऑट टू बी काइंड टू द पुअर। We ought to obey our older, right? नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, यहाँ एडवाइस और सजेशंस की बात हुई है, जिसे हम परामर्श कहेंगे। देखो, you ought to drive cautiously, you ought to avoid strong drinks, you ought to walk every day. बच्चों, यहाँ पर जो बात कही गई है वह फिर मैं कहूँगी कि शुड से थोड़ा ज़्यादा चाहिए और मस्ट से थोड़ा कम। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पास्ट अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, यहाँ पर हम ought to have का प्रयोग करते हैं, राइट? She ought to have appeared at the examination, यानी उसे एग्जामिनेशन में अपेयर्ड होना चाहिए था। भाई नहीं हुई तो कोई कार्यवाही तो होगी नहीं, तो मस्ट का यूज़ नहीं हुआ, और हम ऐसे लाइटली भी नहीं कह सकते भाई शी शुड, राइट? तो हमने ought to का प्रयोग किया है। She ought to have told the whole truth, उसे पूरा सत्य बताना चाहिए था। She ought to have come out in your support, उसे तुम्हारे सपोर्ट में आना चाहिए था, राइट? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम में यदि आपको हैव और थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ought to लगाएंगे। इजी वे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ समझिए, लॉजिकल नेसेसिटी यानी तर्कधारित अनिवार्यता। शी ought to be here by now, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। You ought to start at once, तुम्हें अब शुरू करना चाहिए।
तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लॉजिकल नेसेसिटी की बात करते हैं तो ought to का यूज़ करते हैं। बच्चों, अब वो टाइम आ गया है जब हम तीनों चाहिए को कंपेयर करेंगे, राइट? देखते हैं, देखो, शुड, ought to एंड मस्ट। अब इन तीनों का यदि हम यूज़ देखें तो ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, शुड, और ought to मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, और मस्ट नीड ऑफ आर या नेसेसिटी, यानी उस समय वह कार्य होना ही चाहिए, इसकी बात होती है। आगे समझते हैं, देखिए, डिग्री ऑफ एम्फेसाइज की बात करते हैं शुड में, देन ought to, देन मस्ट। बात को समझने की कोशिश करिए कि किसी बात को जोर देकर कहना, परंतु कितना, शुड में सबसे कम, ought to में उससे ज़्यादा, एंड मस्ट में सबसे ज़्यादा। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शुड, देखिए, डू यू थिंक आई शुड गो फॉर वॉक? आपको लगता है मुझे वॉक पर जाना चाहिए? तो यहाँ पर क्या है, एक पूछा गया है, बस ऐसे ही, कोई जोर नहीं दिया गया है। यू शुड कॉल योर फादर बिफोर इट्स टू लेट। तुम्हें अपने फादर को कॉल कर लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए। इट शुड नॉट बी डन, ये नहीं होना चाहिए था। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। बच्चों, मैं चाहूँगी कि आप इस सेंटेंस को शुड के अर्थ में याद कर लें ताकि आप मस्ट और ought to और शुड का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पाएं, राइट? अब हम ought to की बात करते हैं कि ought to में हम कितना जोर देकर कहते हैं। We ought to book our bus ticket। अब जब हमें जाना ही है तो हमें बस टिकट्स तो बुक करानी ही पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा जोर दिया गया है। He ought to tell facts, उसे सच बताना चाहिए। She ought not to come my house at this time, उसे इस समय मेरे घर नहीं आना चाहिए। You ought to serve your country। बच्चों, यह बात लाइटली नहीं कही जा सकती है। आपको आपकी कंट्री को सर्व करना चाहिए, राइट? यहाँ पर कोई पनिशमेंट तो नहीं है, इसलिए हम मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, परंतु आपके ऊपर जोर दिया गया है कि आपको आपकी कंट्री को सर्व करना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग भी नहीं हो सकता है। समझ गए? आपको अभी तक शुड और ought to का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम मस्ट की बात करते हैं। मस्ट में डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट, राइट? यदि नहीं करोगे तो पनिशमेंट वहाँ है, तो आपको करना ही चाहिए, राइट? देखो, यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स प्रॉपरली टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। भाई, तुमको डिजायर्ड आउटकम चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, राइट? वन मस्ट परस्यू वंस ड्रीम, तो यहाँ पर भी आपको एम्फेसाइज ज़्यादा किया गया है। स्टूडेंट्स मस्ट बी पंक्चुअल एट स्कूल, उन्हें स्कूल में क्या होना चाहिए, पंक्चुअल होना ही चाहिए, राइट? ये इतनी लाइट बात नहीं है कि हम शुड कहें और ought to भी नहीं कह सकते। यहाँ पर तो नहीं आओगे तो फिर पनिशमेंट है। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। बच्चों, अगेन आपसे यही कहूँगी कि आप मस्ट के संदर्भ में इस रूल को याद कर लें कि यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यदि नहीं फॉलो किया तो पनिशमेंट है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब शुड, ought to और मस्ट तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं नीड नॉट की। नीड नॉट का मतलब क्या है, बाध्यता के ना होने का भाव। हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में ही नीड नॉट लिखते हैं, राइट? देखो, ही नीड नॉट वर्क सो हार्ड, दे नीड नॉट वर्क सो हार्ड। सिंगुलर था तो भी नीड नॉट, एंड प्लूरल है तो भी नीड नॉट, राइट? नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, यहाँ पर बात हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, राइट? यानी अनिवार्यता नहीं है।
you need not travel by bus in the COVID, right? Next sentence देखो, you need not come by car as it is raining outside. मतलब तुम्हें कार से आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर आपको कौन सा भाव मिला है कि कोई अनिवार्य नहीं है, राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जहाँ पर हम पास्ट एक्शंस को डिनोट करते हैं। यहाँ पर समझिए कि हम भूतकालिक कार्यों की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अनावश्यक और अनुचित ठहराते हैं उन कार्यों को, यानी उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी पर वो कर दिए गए, राइट? देखो, यू नीड नॉट हैव डन इट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था पर तुमने कर दिया है, राइट? शी नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब तो क्या है, यहाँ पर हमने क्या बताया कि भाई ये कार्य क्या थे, अनावश्यक थे और अनुचित थे पर आप कर चुके हो, राइट? शी नीड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, उसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था परंतु वो क्या है, कर चुकी है। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम पास्ट एक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी वो कार्य जो कि अनुचित थे, अनावश्यक थे परंतु आपने कर दिए। देखो, यू नीड नॉट हैव डन इट, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था तो परंतु आपने कर दिया है। नेक्स्ट देखो, शी नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था पर वो चली गई, राइट? तो क्या हुआ, बात अनावश्यक थी और अनुचित थी परंतु हो चुकी है। शी नीड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, उसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, यानी अनुचित था, अनावश्यक था परंतु कर दिया गया तो हमने नीड नॉट का प्रयोग किया है। अब हम डेयर नॉट के बारे में बात करेंगे। डेयर नॉट, डेयर का मतलब साहस और डेयर नॉट का मतलब साहस का ना होना, यानी एब्सेंस ऑफ करेज। देखो एग्जाम्पल, शी डेयर नॉट गो देयर अलोन, उसे वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तो समझ आया कि साहस का अभाव तो डेयर नॉट। ही डेयर नॉट टॉक विथ हिज बॉस इन सच अ वे, उसे अपने बॉस से इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। समझ आ गया? नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका ही। डेयर नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों समझना, ही डेयर नॉट हैव गॉन अलोन इन द डीप वुड। यहाँ पर एक भाव तो प्रतीत हो ही रहा है कि ये बात अनावश्यक थी, उसे क्या नहीं करना चाहिए था कि अकेले ही डीप वुड यानी डीप फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए था, राइट? एग्जाम में यदि आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिले तो भी आप डेयर नॉट का यूज कर सकते हैं यदि भाव अनावश्यक का हो तो। यू डेयर नॉट हैव चैलेंज्ड हिम लाइक दिस, तुम्हें उसे इस तरीके से चैलेंज नहीं करना चाहिए था, यानी उसका साहस नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों डेयर नॉट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूज टू। बच्चों ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है और सेमी मॉड्यूल भी है, राइट? कीप पेशेंस, नोट डाउन एवरीथिंग वेरी केयरफुली। यहाँ समझिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। बच्चों जब हमने वुड की बात की थी तो भी हमने यूज टू लिखा था, आपको ध्यान होगा, राइट? आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन माई यंग एज, मैं अपने यंग एज में एक्सरसाइज किया करता था। आई यूज टू वॉक फॉर 1 hour एवरी डे व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। तो यहाँ क्या हो रहा है, पास्ट की आदतें। He used to play football in his school days, right? नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी फॉर्म में हो और फिर यूज टू का प्रयोग होगा, फिर हम नाउन या जिरंड का यूज करते हैं। नाउन तो आप समझते ही हैं, एनी नेमिंग नेम इज नाउन, और जिरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, परंतु वहाँ वह वर्ब की तरह कार्य नहीं करता है अपितु एक नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे मैं कहूँ शी इज़ अ गुड टीचर, राइट? तो वो तो क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, परंतु शी इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रही है, तो यहाँ पर टीचिंग क्या हो गया,
क्रिया। पर मैं कहूँ कि टीचिंग इज़ माय हॉबी, यानी पढ़ाना मेरी हॉबी है, तो वहाँ पर टीचिंग नाउन का कार्य कर रहा है। अब हम इस रूल को समझते हैं। देखो, आई एम यूज टू टीचिंग टिल लेट इन द इवनिंग, राइट। तो यहाँ पर टीचिंग एक जिरंड का कार्य कर रहा है। दे आर यूज टू ट्रैवलिंग इन क्राउडेड बसेस, तो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग एक जिरंड का कार्य कर रहा है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, वी आर नाउ यूज टू वर्क ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि वर्क क्या है, नाउन, उससे पहले क्या लगाया है, यूज टू। आई एम नाउ यूज टू ट्रैवल फॉर 2 hours डेली, यहाँ पर भी बच्चों ट्रैवल क्या है, नाउन, और उससे पहले यूज टू। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने सारे रूल्स नोट डाउन किए होंगे। आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ नाउन क्लॉजेस लेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।